नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने वो जो तीसरा और कठिन राज्य था, वहां पर भी एक फैसला ले लिया। देखिए, एक एक करके ये कहा जा रहा था कि तीनों राज्य हैं। तीनों राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी जीती 3 दिसंबर को, तो फिर एक ये मत बना कि अब ये 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होंगे। क्या छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह होंगे या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान होंगे, और राजस्थान में तो वसुंधरा राजे मानेंगी नहीं, थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके और इन ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी वो फैसले ले लिए। तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मुबारक हुआ। उसके बाद कल हमने देखा मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मुबारक हुआ, और आज राजस्थान में तो एकदम जिसे कहते हैं सरप्राइज मूव, फर्स्ट टाइम एमएलए उनको बना दिया गया। भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री घोषित, और साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी दी। लेकिन ये कहानी जो मुख्यमंत्री बने हैं, उतनी उससे ज्यादा ये भी है जो मुख्यमंत्री नहीं बने या जो पुराने चेहरे, यानी कि रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे। और यही है हमारा टॉपिक जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या इन तीनों को, क्या ये ना दिल्ली के रहे ना राज्य के, क्या मार्गदर्शक मंडल में, भारतीय जनता पार्टी की मार्गदर्शक मंडल में नई एंट्रियां हो रही हैं? क्योंकि अब आप ये देख लीजिए कि काफी लंबे समय तक ये लोग मुख्यमंत्री रहे या मुख्यमंत्री के पीछे रहे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे, अपने अपने राज्य में भयंकर रूप से सक्रिय रहे। क्या अभी भी रहेंगे, या फिर ये होगा कि शायद ना बन पाए? जैसे कि एक भृगु पंडित जी हमारे दर्शक हैं, वो लिख रहे हैं मे बी गवर्नर इन एनी स्टेट। अब गवर्नर का मतलब ये होता है कि अब आप सक्रिय राजनीति से आउट हो गए, तो क्या ये मंजूर होगा? आइए इस पर एक चर्चा शुरू करते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, हमारे पुराने साथी, पुराने सहयोगी, जो कि कई चर्चाओं में हमारे साथ रहे हैं, अब रेड माइक में भी हमारे साथ आ गए हैं। और हेमंत अत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द रेड माइक। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या नई जिम्मेदारियां मुहैया कराई जाएंगी, या फिर बस अब ये समझ लिया जाए कि बस इस कूचे में इतना ही लिखा था, अब आज्ञा? संकेत, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे रेड बाइक में बुलाने के लिए, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये जो चैनल है ये खूब दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करे, और एक पत्रकारिता में, टीवी पत्रकारिता में, डिजिटल पत्रकारिता में एक नया मानक स्थापित करे। आपसे हमको ये उम्मीद है, और हम लोग चाहते हैं कि क्योंकि हम लोगों की पीढ़ी के बाद की जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी में आप लोग हैं, तो जैसे रिले रेस में कमान दी जाती है, तो एक तरह से बैटन हम दे रहे हैं आगे ले जाने के लिए। ना आप इतने बूढ़े हुए हैं, और ना ही मैं इतना। नहीं नहीं, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन ये है कि आप जैसे आज मोदी जी ने कमान दे दी भाई 3 लोगों को, तो हम भी तो कमान दे सकते हैं ना। खैर, हेमंत यहाँ जुड़े हुए हमारे पुराने सहयोगी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई हैं। तो देखिए, जो आपका सवाल है कि इनका क्या होगा, एक तो पहले मार्गदर्शक मंडल की बात करनी। मार्गदर्शक मंडल 2014 में बना था। आप बता दीजिए, हेमंत जी बता दे, कोई एक बैठक हुई है क्या मार्गदर्शक मंडल की? कोई चाय पीने के लिए पिछले 10 साल में कभी मार्गदर्शक मंडल के नेता मिले कि भाई मार्गदर्शक मंडल की आज चलो चाय पी लेते हैं? और एक मार्गदर्शक मंडल के यशवंत सिन्हा तो वो पार्टी छोड़ के चले गए, वो तृणमूल कांग्रेस में चले गए। तो मार्गदर्शक मंडल तो खाली एक नाम के लिए बना दिया गया था, उसका कोई अस्तित्व तो है नहीं व्यवहारिक रूप से। ये जो तीनों नेता है, रमन सिंह तो देखिए, वो तो उन्होंने एक तरह से अपनी स्थिति स्वीकार कर ली, वो स्पीकर बन गए, और वो 5 साल विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सुशोभित रहेंगे, और छत्तीसगढ़ में अपना एक कंफर्टेबल गुजारेंगे टाइम। वसुंधरा जी को प्रस्ताव दिया गया था स्पीकर बनने का, जैसा सूत्रों का कहना है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनके जो तेवर है, जो उनका स्वभाव है, जो उनकी धमक है, उसमें वो, मुझे नहीं लगता कि वो अभी एकदम से चुप बैठ जाएंगी और अपने को एकदम राजनीतिक वनवास में जाने के लिए तैयार हो जाएंगी, या राज्यपाल पद के लिए तैयार हो जाएंगी। वो अभी समय का इंतजार करेंगी, अभी वक्त का इंतजार करेंगी। एक तरह से उन्होंने जो एक जेस्चर दिखाया है, ये वक्ती समझौता है, क्योंकि आज की तारीख में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतना मजबूत है कि उसको चुनौती देना किसी के बस में नहीं है, किसी क्षत्रप के बस में नहीं है कि उसको चुनौती दे सके। और ये नेतृत्व तो अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जैसा नेतृत्व तो नहीं है कि जब कल्याण सिंह ने चुनौती दे दी थी और उसके बाद वो या उमा भारती ने चुनौती दी। यहाँ
आप जानते हैं कि चुनौती देने के परिणाम कहां से कहां तक हो सकते हैं। तो वसुंधरा जी भी जानती हैं, इसलिए वो फौरी तौर पर उन्होंने एक तरह से अपना एक अपने कदम वापस खींच लिए और उसके बाद वो समय का इंतजार करेंगी वक्त का, कि कब वक्त उनके माकूल अगर बनता है तो उस माकूल वक्त में कुछ अपना जरूर निर्णय लेंगी। ये मुझे लगता है उनके स्वभाव को देखते हुए। हो सकता है फिलहाल संगठन में उनको कोई अगर संघ की तरफ से या किसकी तरफ से कोई बड़ी भूमिका दी जाए, जैसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो रही है वो पार्टी में, तो उनको अगर दी जाए तो स्वीकार कर ले या स्वीकार कर, लेकिन वो अपना जो उनका मूव है भविष्य का, वो आसानी से मैदान छोड़ने वाली नहीं लगती है मुझे। अब बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान है। अब शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान सिर्फ 64 साल की उम्र है उनकी, कोई बहुत बुजुर्ग बूढ़े नहीं है वो। और जो मुख्यमंत्री बनाए गए तीनों राज्यों में भी 50s में है, 58, 59, और शिवराज सिंह से 3-4 साल बड़े हैं। शिवराज सिंह चौहान को जल्दी जिम्मेदारी मिल गई थी मुख्यमंत्री पद की, कम उम्र में मिल गई थी, 16.5 साल मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने जो अपनी जगह बनाई है मध्य प्रदेश में, एक भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उन्होंने अपना एक जनाधार वर्ग भी तैयार किया है। उनकी अपनी लोकप्रियता है और उनके अपने मूव आप देखिए बड़े दिलचस्प मूव है। वो आसानी से मैदान नहीं छोड़ेंगे और राजनीति की लंबी पारी यदि खेलना चाहेंगे। और उनके 2-3 चीजों पर जरा ध्यान दीजिए। जब चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने 1, 2, 3 करके टिकटों की घोषणा कर दी, उनका टिकट नहीं हुआ, तो उन्होंने तुरंत जनता के बीच में सीधे चले गए और कहना शुरू किया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ये एक तरह से उन्होंने बड़ा, इसको कहेंगे सॉफ्ट डिफाइंस, जैसे सॉफ्ट हिंदू तुम लोग कहते हैं ना, ये सॉफ्ट डिफाइंस था, ओपन नहीं, बड़ा नरम किस्म की बगावत थी बड़ी, कि भाई हम हैं, हमारी हैसियत है। और जो 2-3 शुरू के 2-3 सभाओं में मोदी जी ने उनका नाम नहीं लिया था, उसके बाद पार्टी को लगा कि अगर इन्होंने बगावत कर दिया, यही स्थिति रही तो उसको नुकसान होगा, तो उनका टिकट भी घोषित हुआ और उनको कैंपेन में साथ में उनका नाम भी लिया गया और एक तरह से शामिल किया गया। चुनाव के बाद वो दिल्ली नहीं आए, वो वहीं रहे और सीधे छिंदवाड़ा चले गए अगले दिन। और उन्होंने कहा कि मैं 29 सीटों की माला लेके मोदी जी के गले में 2024 में डालूंगा, एक सीट बची थी छिंदवाड़ा जिसको मैं चाहूंगा। यानी उन्होंने अपनी भूमिका तय कर दी कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे, वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। ये संदेश उन्होंने सीधे सीधे हाईकमान को दे दिया कि या तो मुख्यमंत्री बनाओ, ना बनाओ, मैं रहूंगा मुख्यमंत्री। आज उन्होंने लाडली बहना महिलाओं को बुलाया, उनके साथ मुलाकात हुई, बहनें रोई, उन्होंने कहा कि नहीं रोइए मत, मामा कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा मध्य प्रदेश में ही। और साथ में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, उन्होंने कहा कि किसी से मांगने से बेहतर है मर जाना। अब इसका मतलब क्या है, इस संदेश क्या है? ये राजनीतिक संदेश है। और शिवराज सिंह चौहान आज की तारीख में भले वो मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय पिछड़े वर्ग के नेता हैं। वो ओबीसी लीडर के रूप में भले मोहन यादव बन गए हों, लेकिन वो सबसे, और मोदी जी के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के में नेतृत्व की जो भी लड़ाई या खींचतान, टकराव, संघर्ष या जो भी प्रक्रिया शुरू होगी, जो होती है हर राजनीतिक पार्टी में, तो उसमें शिवराज सिंह चौहान एक बड़े प्लेयर के रूप में रहेंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि देश जिस तरह ओबीसी पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है, ओबीसी राजनीति की तरफ, उसमें मंडल 2 की बात जिस तरह इंडिया गठबंधन कर रहा है, उसमें शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता को दरकिनार करना शायद भाजपा के लिए। तो आपका ये मानना है विनोद जी कि अभी शिवराज सिंह चौहान को मार्गदर्शक ना समझा जाए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा। न बिल्कुल, मैं तो मार्गदर्शक नहीं मानता हूं उनको। मैं तो ये मानता हूं कि उनकी भूमिका बनी रहेगी। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी भी शायद, मेरा अपना विश्लेषण है, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे वसुंधरा और शिवराज होस्टाइल हों। क्योंकि ये दोनों नेता ऐसे हैं कि अगर ये होस्टाइल हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनाव में कुछ असर पड़ सकता है इन राज्यों में। क्योंकि ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस से सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी। और वोट परसेंटेज अगर आप देखें तो 40% के आसपास कांग्रेस का वोट अभी इस विधानसभा चुनाव में भी रहा, सीटें भले ना आई हो। तो इसलिए अभी शिवराज चौहान को बीजेपी की जरूरत है और बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि अभी इनकी भूमिकाएं जो है आने वाले दिनों में हमको और स्पष्ट होंगी। उनको संगठन में लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या, और संघ
देखिए वसुंधरा जी को लेकर के संघ थोड़ा हॉस्टाइल है, संघ के लोग बहुत, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर के संघ जो है बहुत पॉजिटिव है। किसी को संघ कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ। हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं रमन सिंह को तो अब आप इस लिस्ट से बाहर कर दीजिए, वो तो हाँ। स्थापित हो गए, स्थित प्रज्ञ हो हाँ। गए हाँ। विधानसभा अध्यक्ष बन के। लेकिन ये दोनों नेता अपनी भूमिका, अपनी प्रासंगिकता अभी भारतीय जनता पार्टी के बनाए भीतर बनाए रखेंगे। रखेंगे। हेमंत अत्री जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या आप सहमत हैं विनोद जी के विश्लेषण से कि अभी दो लोगों को तो कम से कम मार्गदर्शक मंडल में ना बिठाया जाए, लेकिन देखिए जब आप इस मुकम्मल पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, और वो भी आप, ये मोदी द्वारा या मोदी राज में आए हुए लोग नहीं हैं, ये नरेंद्र मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी से पहले के नेता हैं, तो इस वजह से इनको इस तरीके से समझना कि आप इनको कहीं और इंस्टॉल कर देंगे या इतना आसान होगा, या जैसे हमने मोदी राज में देखा है कि आप कैबिनेट मिनिस्टर से विधायकी लड़ जाते हैं, फिर आप कैबिनेट मिनिस्टर और लोकसभा से इस्तीफा दे करके विधानसभा चले जाते हैं, वो वाला फॉर्मूला इन नेताओं पर लगाना जरा अभी भी मुश्किल है, और खासतौर से इन दोनों का। संकेत जी देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आज भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है ना, सत्ता तंत्र, उसके मोदीकरण की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है। पार्टी का मोदीकरण पहले हो चुका था, और आज सत्ता जो है, तंत्र का जो सत्ता तंत्र का है, उसकी प्रक्रिया आज मोदीकरण की पूरी हो गई। जो विनोद जी ने एक बात कही, मैं विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू हिम, उन्होंने एक बात कही कि इन दोनों को हॉस्टाइल करने की कोशिश बीजेपी नहीं करेगी लीडरशिप। इससे ज्यादा हॉस्टिलिटी और क्या होगी कि अपने दम पर पार्टी को जिता करके लाए हैं। अगर आप मोदी जी से भी ज्यादा अगर किसी ने राजस्थान में जनसभाएं की है तो उसका नाम वसुंधरा राजे है, और मध्य प्रदेश के अंदर 162 जनसभाएं शिवराज सिंह चौहान ने की है, जो किसी नेता ने और नहीं की। और कांग्रेस वाले जो महामहिम थे उन्होंने तो 30 ही जनसभाएं की थी, जो श्रीमान कमलनाथ जी। देखिए, इसको मानवीय एंगल से देखिए, राजनीतिक एंगल पे बाद में आएंगे संकेत जी। हम सब इंसान हैं, कोई भी जो परिश्रम है ना, वो पारितोषिक मांगता है, इनाम मांगता है। वो पार्टी में वरिष्ठ होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, वो आपके पास एक एडिड क्वालिफिकेशन है। और अब तक आपने जो शिवराज सिंह चौहान का रूप देखा था पूरे देश ने, जो विनोद जी ने बहुत सही फरमाया कि उन्होंने बहुत बहुत तरीके से अलग अलग पोस्टरिंग की कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे नहीं, मैं चुनाव लड़ना चाहूंगा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट वो रेफरेंसेस हैं वो। उसके बाद जो पोस्टरिंग शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं वो उनकी नेचर का हिस्सा नहीं है। वो उन्होंने जो आज जो कुछ किया, आपने एक सवाल का जवाब सुना होगा उनके मुंह से, वो जो रोने वोने, तो चलो वो तो पिक्चर ऑप्टिक्स हैं, वो तो सब नेता करते हैं। उनको कहा कि साहब आप दिल्ली जाएंगे क्या, और उन्होंने बड़ा परफेक्ट जवाब दिया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, मैं मरना पसंद करूंगा। ये शिवराज सिंह चौहान नहीं बोल रहे, ये कहीं ना कहीं उनकी आहत आत्मा बोल रही है, ये उनकी वो वरिष्ठता बोल रही है जो कहीं ना कहीं आहत हुई है और जो आहत की गई है। तो दिस इज परफेक्ट इन्विटेशन टू ए हॉस्टिलिटी विदाउट एनी सॉलिड रीजन और बैकग्राउंड फॉर दैट मैटर। आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। आपने अगर उनको नहीं भी लेना था तो उसका एक तरीका होता है कि आप उनको दिल्ली बुलाते, और दोनों मोदी जी उनको कहते कि भाई देखिए आपके लिए कुछ, अब मुझे ये बताइए, आप जैसे विनोद जी ने कहा कि संगठन में वसुंधरा राजे ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट है, पार्टी की आज भी है, और प्रेजेंट स्कीम ऑफ थिंग्स में प्रेसिडेंट वो बन नहीं सकती। कैप्टन अमरिंदर सिंह वो है नहीं कि इन सब के बावजूद भी वो गवर्नर बनने की मंशा पाल के बीजेपी में चले गए थे, वो तो ऑलरेडी बीजेपी में है। और वेंकैया नायडू जैसे नेता का भी हाल देख लिया कि वो जब वाइस प्रेसिडेंट से वो रिटायर हुए तो उनकी क्या स्थिति है कोई पूछे, वो तो बेचारे मार्गदर्शक मंडल में फॉर्मली नाम भी नहीं लिखा उनका, वो तो वैसे ही चले गए। एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, वरिष्ठता एक एसेट होता है संकेत जी, लायबिलिटी नहीं होती। और इसको उसी एंगल से देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो पोषक हैं, जिन्होंने भाजपा को आज यहां तक पहुंचाया है, ये वो लोग हैं, ये स्तंभ है। और जब आप चढ़ती कला में होते हैं, जब आप चढ़ रहे होते हैं, तो आप शायद उन लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन जब आप जीवन में चढ़ना और उतरना एक प्रक्रिया है, जब आप पीक पे होते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा मजबूत कंधों की जरूरत होती है। लेकिन जिन कंधों को आप आज लेकर चल रहे हो, जब आप हाथ करोगे रखने के लिए तो वो मिलेंगे नहीं आपको। जिन लोगों को आपने मुख्यमंत्री बनाया है उनका अपना क्या है, मुझे बता दीजिए आप तीनों स्टेट्स के अंदर। हाँ, ये जनाधार वाली बात तो बहुत लोगों ने बोली है, और खास तौर से राजस्थान में आप देखिए, उस सांगानेर से पहली बार के विधायक, मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। संकेत जी, मनोहर लाल खट्टर ने कब सोचा था, वो भी पहली बार के विधायक थे, और सक्सेसफुली 10 साल से हरियाणा के अंदर जो मॉडल चल रहा है,
9-9.5 साल से चल रहा है ना। हरियाणा में उनकी लोकप्रियता क्या है, गॉड नोज, एंड इवन ही डजंट नो और मे बी ही नोज। लेकिन लोकसभा के अंदर सारी सीटें हैं ना उनकी। तो मोदी जी एक एक्सपेरिमेंट स्टेब्लिश कर रहे हैं जिसको हम नहीं समझ रहे सारे लोग। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हूं, मेरी स्ट्रेटेजी है। और ये जो चीज है ये व्यक्ति को तो बड़ा बना सकती है, पार्टी और संगठन के लिए बेहद खतरनाक चीज है, किसी भी पार्टी संगठन के लिए। और ये वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो इंदिरा गांधी करती थी, जिसके परिणाम आज कांग्रेस भुगत रही है कि क्षेत्रीय शत्रपों को निपटा दो, किसी को भी पकड़ के मुख्यमंत्री की शपथ दिला दो, किसी को कुछ भी बढ़ा दो। तो देखिए, सत्ता का आपकी तासीर अलग हो सकती है, लेकिन सत्ता का चक्र वही है। जो कांग्रेस ने जो गलतियां करके जहां आज कांग्रेस खड़ी है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि भाजपा उस दिशा में चल पड़ी है इन 3 मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के बाद। क्योंकि ये पहले नहीं है, इससे पहले आपने गुजरात का मॉडल देख लिया। गुजरात में आज कौन मुख्यमंत्री को जानता है क्या उनको? तो आपने किसको मुख्यमंत्री बनाया उत्तराखंड में, जो खुद हार गए थे विधानसभा चुनाव एज सिटिंग चीफ मिनिस्टर? हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को चीफ मिनिस्टर बनाया। अगर आज पूरी भारतीय जनता पार्टी पे आप नजर दौड़ाएंगे संकेत भाई, एक योगी जी को छोड़ दीजिए, कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा है जो आपको 1 सीट की गारंटी दे सकता है? पर विनोद जी देखिए, विधानसभा, हाँ हेमंत जी, मैं अभी वापस आता हूं आपके पास। विनोद जी देखिए, पलट के बीजेपी ये कह सकती है, मुझे याद है 2011 में एक इंटरव्यू किया था हमने एल.के. आडवाणी का, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तुलना कम्युनिज्म से की थी, कम्युनिस्ट पार्टी से की थी। उन्होंने कहा था कि एक हमारी पार्टी और एक कम्युनिस्टी पार्टी, वामपंथी दल, इन्हीं में इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है कि कोई एक कार्यकर्ता भी सोच सकता है कि वो बड़े पद पर आए, और बाकी सारी पार्टियां जो है वो परिवारवादी। तो अगर आप उस फॉर्मूले में देखें तो ये ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल वही सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर एक दर्शक का था, मैं आपसे वो पूछना चाहता हूं, फिर क्या ये नियम नरेंद्र मोदी पर भी लागू होगा? क्या वो अपने ऊपर भी ये चीज लागू करेंगे? क्योंकि अभी तो ऐसा नहीं लगता है। देखिए, आपने ब्रिटिश संविधान पढ़ा होगा, इसमें माना जाता है किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो जो शिखर पर जो व्यक्ति होता है, जो टॉप पे, उस पे ये सारे नियम लागू नहीं होते, वो नियमों से परे होता है। तो इसलिए वो नियम लागू नहीं होगा उन पर, मोदी जी पर। लेकिन मोदी जी जो है, देखिए, तो अभी हेमंत कह रहे थे, मैं उनकी बात से बहुत सहमत हूँ। वो सिर्फ ये 3 की बात मत करिए, ये 3 तो अभी आए सामने। अब मैं तो लगातार इस बात तो कहता रहा हूँ, वो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के जमाने की जो बीजेपी है, उस बीजेपी को पूरी तरह से बदल रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह को छोड़ करके बताइए अटल जी के जमाने के कौन व्यक्ति मंत्री है? कोई है? नहीं है ना। प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, मुख्तार अब्बास नकवी सब आउट हो गए। सब आउट। अब राजीव प्रताप रूडी, ये सारे अटल जी के जमाने में मंत्री हुए थे। तो एक तो केंद्र में उन्होंने लगभग ये प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब राजनाथ जी अभी हैं, क्योंकि वो वरिष्ठ है, अध्यक्ष है, आगे क्या होगा। दूसरा, नितिन गडकरी अटल जी के उसमें कैबिनेट मंत्री नहीं थे, इसलिए उनको इसमें जोड़ रहा हूं। हालांकि उनको, वो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर है। ये 3 बचे थे छत्रप। इसमें से ये तीनों छत्रप जो है, जैसा कि हेमंत ने कहा कि ये अटल जी के जमाने के हैं, और एक जमाने में मोदी जी भी छत्रप थे उसी युग के, आडवाणी जी, अटल जी के युग के। और ये सब पैरेलल थे, खासकर वसुंधरा, शिवराज और नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये तीनों बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री थे, लगभग बराबर हैसियत वाले राज्यों के मुख्यमंत्री थे। और छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, इसलिए रमन सिंह को आप उस लेवल पे थोड़ा सा रखेंगे, भाई छोटे राज्य के मुख्यमंत्री। तो ये 3 तो लगभग बराबर थे। और उस समय तो वसुंधरा का जो तेवर थे, वो तो काफी आक्रामक हुआ करते थे वसुंधरा जी के। और शिवराज सिंह चौहान के बारे में खुद आडवाणी जी ने कहा, जब आडवाणी जी से पूछा गया कि भाई नरेंद्र मोदी जी के बारे में लोग कह रहे हैं उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए, या तो उन्होंने कहा नहीं, शिवराज जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने मोदी जी को, आडवाणी जी को ऑफर किया था 2014 में, क्या भोपाल से लड़िए आकर के चुनाव, मध्य प्रदेश से लड़िए, विदिशा से लड़िए, मैं लड़ाऊंगा आपको। जब ये था उनको टिकट मिलेगा, वो वहां से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, अहमदाबाद से, गांधीनगर से। तो ये मामला, इसकी जड़ें वहां है, इस पूरे मसले की। जो आपने कहा कि वो बुला करके बात कर लेते, बात करके, भाई ये बात करके बुला करके के जमाने गए। आप ये बताइए कि हमेशा हम लोग सुनते थे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होता था मुख्यमंत्री का नाम। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो चाहे अटल जी का जमाना हो, चाहे कोई भी, लगातार आप देखिए, हम लोग बीजेपी कवर करते रहे, हेमंत ने भी बहुत कवर किया है कि
पार्लियामेंट्री बोर्ड हमेशा किसी नेता से पूछते थे, वो इसका जवाब होता था कि पार्लियामेंरी बोर्ड तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और विधायक दल की राय ली जाएगी उसके बाद। क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड की कोई बैठक हुई क्या? नहीं हुई ना। वो तो पर्ची गई और पर्ची पढ़ दी गई और नाम हो गया। तो ये नई परिपाटी शुरू हुई है। तो अति केंद्रीकरण की जो राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी उस दौर में प्रवेश कर चुकी है। पर और विनोद, कांग्रेस ये तो उल्टा है। कांग्रेस में भी होता है, एक सिंगल लाइन कांग्रेस वो में एक ऑर्डर जारी होता है कि हाई कमान तय करे। नहीं नहीं, कांग्रेस और उसका फर्क समझिए। ये बात सही है कि कांग्रेस में विधायक दल एक प्रस्ताव पारित करता है कि कांग्रेस नेतृत्व को अधिकार है वो तय करे, ठीक है। कांग्रेस नेतृत्व चाहे सोनिया गांधी अध्यक्ष हो या खड़गे जी हैं या राहुल गांधी, वो तय करते हैं। लेकिन आप 2018 का उदाहरण लीजिए। 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बुला के कितने कंसल्टेशन हुए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट से लगातार बात हुई, और सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार से कितनी बात हुई अभी कर्नाटक के बाद। हिमाचल में जरा ये आपके जो बने हैं सुक्खू और प्रतिभा सिंह को बुला के कंसल्टेशन हुआ और उसके बाद तय हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस में हाईकमान कल्चर नहीं, कांग्रेस में तो हाईकमान कल्चर शुरू ही वहां से हुआ है। लेकिन इंदिरा गांधी के जमाने की जो अति केंद्रीकरण वाला कल्चर था वो अब बीजेपी में आ गया। जब इंदिरा गांधी जी का एक और खास बात थी, अभी वो शायद अब इस दौर में देखना पड़ेगा कि बीजेपी में कितना आता है, कि वो किसी भी मुख्यमंत्री को 5 साल पूरे नहीं करने दिए। 2 साल 3 साल में वो बदल देती थी। अब देखना है कि ये जो नए बने हैं मोहन यादव जी और ये शर्मा जी, भजन लाल जी और ये छत्तीसगढ़ वाले शायद साहब, ये 5 साल पूरे करेंगे या 5 साल में बदल दिए जाएंगे क्या? बदल दिए जाएंगे, अभी हाँ, क्योंकि जिस तरीके है से एकदम बिल्कुल बहुत ही ये वायलेंटली तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो बहुत तेजी से बदलाव किए जाते हैं कि चीफ मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट साथ साथ जाती है। अब वो देखना ये होगा कि वो इन लोगों के केस में भी होगा या नहीं। अपनी अलग एक बात अलग और कहूंगा संकेत जी, हाँ जी, एक बात और कहूंगा उसके बाद, क्योंकि मुझे दूसरे चैनल पे भी जाना जी है जी इसलिए बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ, आपका टाइम हो गया। देखिए ऐसा है कि मोदी जी ने एक जोखिम लिया 3 राज्यों के चुनाव अपने नाम पे करने, और अगर मान लीजिए नतीजे उल्टे हो जाते तो सारा निशाना आज नरेंद्र मोदी के ऊपर होता, पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी। हम लोग भी वही व्याख्या करते कि देखिए उन्होंने एक बड़ा जोखिम लिया। अब जब जोखिम वो पास हो गए उस एग्जाम में और सीटें आ गई। अब जैसे हम लोग मध्य प्रदेश में लाडली बहना को श्रेय देते हैं, लेकिन कहा कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया कि लाडली बहना क्या छत्तीसगढ़ में थी, क्या राजस्थान में थी क्या? यानी वो भी मैसेज हो गया कि लाडली बहना से थोड़ा बहुत ऐड ऑन हुआ, लेकिन जीत नरेंद्र मोदी जी की है। अब मोदी जी को इस बात का पूरा भरोसा है, पूरा आत्मविश्वास है कि जब विधानसभा चुनाव में वो जीता, आमतौर पर अभी तक विधानसभा चुनाव में कई बार मोदी फैक्टर काम नहीं करता था, लेकिन इस बार पूरी तरह मोदी फैक्टर ने काम किया। तो उनको ये भरोसा पूरा है कि लोकसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा और हम पिछली बार की तरह बड़ा मैंडेट लेके पार्टी को जिताएंगे। यानी पूरा चुनाव मोदी जी लोकसभा का अपने उस पर लड़ेंगे। इसके लिए उन्हें किसी शिवराज, किसी वसुंधरा या किसी रमन सिंह की उतनी जरूरत नहीं है जितनी की अटल जी के जमाने में पार्टी को होती थी। तो इसलिए ये बात सही है। अब जो इनका उपयोग करने की बात, तो इनका उपयोग और सदुपयोग और जो भी होगा वो इस आधार पर होगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीयवाद के बिल्कुल एक्सट्रीम उस पर जो है आ गई है इस तरह का। और अब ये जो नए नेता बने हैं, देखिए एक फर्क बन करके, जब शिवराज सिंह चौहान उमा भारती मुख्यमंत्री बनाई गई थी 2003 में, बाद में शिवराज बाद में बने, और जब वसुंधरा जी बनी थी और जब रमन सिंह बने थे, तीनों नोन थे। रमन सिंह केंद्रीय मंत्री थे, वसुंधरा जी केंद्रीय मंत्री थी, सब जानते थे, भाजपा की वरिष्ठ नेता थी, और उमा भारती के बारे में सब जानते थे, राम मंदिर आंदोलन से निकली एक बड़ी फायर ब्रांड नेता थी। तो कोई तीसरी चौथी बेंच से वाले व्यक्ति को नहीं बनाया गया था। जैसे खट्टर जी को आपने बना दिया, या मोहन यादव जो बहुत दूर बैठे हुए थे उनको बना दिया, या भजन लाल शर्मा, ये कोई मतलब, तो ये करना, तो वो जो बनाए गए थे उन्होंने डिलीवर भी किया। डिलीवर कैसे किया कि लगातार 3 बाबूलाल गौर बने, बाबूलाल गौर के बाद शिवराज सिंह चौहान बने, और लगातार 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीती, छत्तीसगढ़ में जीती, और राजस्थान में एक बार हारी फिर जीती। तो कुल मिलाकर इन नेताओं ने डिलीवर किया था। अब ये जो बने हैं मुख्यमंत्री, ये 2024, इनका तो पहला टेस्ट 2024 है ना। ठीक है, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। 2018 में इन तीनों राज्यों में कांग्रेस सरकारें थी, लेकिन बीजेपी ने स्वीप किया था। इस बार पर सरकार भी है। टेस्ट ये तो हर कोई जानता है ना, पार्टी के अंदर और बाहर भी, कि इनका टेस्ट थोड़ी है।
ये तो आई अभी, देखिए ये तो टेस्ट संकेत मोदी जी, का है। जीत नेता की होती है और हार छत्रप की होती है, हमेशा ध्यान रखिए, कोई पार्टी हो। कांग्रेस चलिए, में भी यही होता है। हाँ वो तो राहुल हाँ गांधी ने जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दे दिया था, वरना आप हाँ देखिए कोई 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 टेंडर भी नहीं किया किसी ने, कमलनाथ ने या किसी डोटासरा ने, किसी ने हाँ इस्तीफा देने की इच्छा भी जाहिर नहीं की। हाँ, वो तो राहुल गांधी ने एक उदाहरण पेश किया था कि 19 के बाद तुरंत इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जीत हमेशा नेता के खाते में जाती है, और जी, हार जो होती है वो पार्टी के तमाम लोगों की उसमें जाती है, किसी की भी ठीक है, हो, और ये हर ठीक, पार्टी में रहता है। बिल्कुल। तो मैं तो अपनी विनोद जी इजाजत आपसे लेता हूँ। दोबारा, जी जी बिल्कुल, आपसे आगे बात करेंगे फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब हेमंत अत्री जी, अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। हेमंत जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि आप किस तरीके की लीडरशिप बना रहे हैं, लेकिन पलट के बीजेपी ये भी तो कह सकती है कि भाई यंग टैलेंट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। ऐसे ही तो आदमी को, मतलब एक बड़ा नेता ऊपर है और अपने नीचे वो धीरे 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 करके एक व्यवस्था बना रहा है। अब आज भले ही वो फर्स्ट टाइम हो मनोहर लाल खट्टर, लेकिन अब 10 साल मुख्यमंत्री रहने का अनुभव अब उनके पास है। किसी की छत्र छाया में हो या ना हो, लेकिन अनुभव है यहां पर। लेकिन हम बात दूसरी कर रहे हैं हेमंत अत्री जी, ये जो पुराने लोग हैं, इनके अनुभव को जो संजोया हुआ है, वो किस तरीके से बीजेपी अब इस्तेमाल करेगी, या अब ये मान लिया जाए और इन लोगों को भी मान लेना चाहिए कि अब हमारी इनिंग्स खत्म। संकेत जी, बहुत बेहतरीन सवाल है आपका, लेकिन इसमें दो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको केवल मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, लेकिन उनके साथ जो कुछ वो आज महसूस कर रहे हैं, द वे दे हैव बीन ईज्ड आउट, वो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और जो आपने कहा कि उनके दायित्व हटाए गए हैं, लेकिन उनकी सेवाएं किस तरीके से लेंगी। सवाल तो ये है कि सेवा आप कब देते हो, जब आप गुड ह्यूमर में हो, जब आप लीडरशिप के कॉन्फिडेंस के अंदर हो, जब आप सेम पेज पे हो। अब आप मुझे ये बताइए कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया हो, इनको प्रधानमंत्री की फिलहाल तो इनकी कोई महत्वाकांक्षा थी नहीं। इनकी महत्वाकांक्षा क्या थी, आकांक्षा क्या थी, कि हम प्रदेश में बने रहे और प्रधानमंत्री मोदी जी बने रहे और हम उनको ऑगमेंट करते रहे, सप्लीमेंट करते रहे। अब जिस तरीके से उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया है, क्या आपको लगता है कि वो शिद्दत के साथ वो सब एफर्ट कर पाएंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा कि नई उनके पीढ़ी शिद्दत की प्लस जरूरत पुरानी। है बीजेपी को। नहीं शायद कहीं यही योजना ना हो कि उनके शिद्दत और उनकी जरूरत, उसको एलिमिनेट किया जाए। नहीं, आप सोच यही है इसके पीछे, लेकिन सवाल केवल ये है कि आपने जिसको ईज आउट किया है, क्या वो अपने आप को ईज आउट मान रहा है? 64 साल के हैं शिवराज सिंह चौहान, और मोदी जी के पैरामीटर्स पे अगर आप देखें तो उनकी मार्गदर्शक मंडल और उनके बीच में भी 11 साल की दूरी है। ऐसे ही 3 से 4 साल वसुंधरा राजे के बड़े बचे हुए। आपने येदुरप्पा का साथ जो कुछ हुआ था और उसके बाद जो परिस्थितियां हुई, येदुरप्पा को हटाया गया, फिर दूसरा सीएम बनाया गया, उसके बाद उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाया गया, फिर कर्नाटक का क्या परिणाम हुआ, और अब कर्नाटक में उनके बेटे को, मैं बीजेपी का उदाहरण दे रहा हूं, अपन कोई और कोई वो नहीं, कर्नाटक में येदुरप्पा के बेटे को बीजेपी प्रेसिडेंट बनाया गया। क्यों? क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है। समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो आज हालत है ना, वो वैसे नहीं हुई, एक दिन में नहीं हुई संकेत जी। वो उन तमाम कारणों का एक परिणाम है जो वो लगातार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वहां पर किया गया, अच्छा या बुरा, वो परिणाम सामने। तो समझदार आदमी वो होता है, या समझदार संगठन वो होता है जो दूसरे की गलती से सीखे। जो कांग्रेस ने मूर्खताएं करके या जो दो आत्मघाती कदम उठाए, और जहां आज वो खड़े हैं, पहले 44 पे, आज 53 पे, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये दौर सदा रहने वाला है? दौर सदा किसी के नहीं रहते। एक दूसरे की गलतियों से, एक दूसरे की अच्छाइयों से सीख करके, राजनीति हो या व्यक्तिगत हो, वो आगे बढ़ा जाता है। आज की तारीख में ना तो वसुंधरा राजे आउटडेटेड है, ना शिवराज सिंह चौहान आउटडेटेड। येदुरप्पा की तो एज भी 76 थी, उनके लिए तो सारी नॉर्म्स तोड़ी गई, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाया गया एट द एज ऑफ 78। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सवाल केवल इतना है, जो मोटी बात जो है, जो भारतीय जनता पार्टी आज करने जा रही है, वो आज के लिए बिल्कुल ठीक है। मोदी जी की आज चढ़ती कला है, सब कुछ दिख रहा है उनके नाम पर। क्या आप देखिए ना, जो उस दिन भी बात कर रहे थे कि तीनों स्टेट्स के अंदर कोई सामने था ही नहीं, और उसके बाद कांग्रेस हार गई। ये भी तो देखना पड़ेगा ना, कांग्रेस क्यों हार गई। सही कल बात को है। भारतीय जनता पार्टी की भी तो सामने यही आएगी कि क्या आप भजनलाल शर्मा के नाम पे वोट मांग पाओगे? मोदी जी राजस्थान के अंदर सभी सीटों पे प्रचार कर सकते हैं क्या? मध्य प्रदेश में सारी सीटों पे प्रचार कर सकते हैं क्या? देयर हैज टू बी ए मोमेंटम, देयर हैज टू बी ए नैरेटिव, देयर हैज टू बी ए फेस, देयर हैज टू बी ए क्रेडिबिलिटी। जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा 25 साल से उठा रहे थे, वो 2 महीने बाद उतने पुख्ता होंगे क्या?
Will they be able to connect? They will be as good orators. ये सारी बातें, क्योंकि चुनाव 3 महीने के अंदर है संकेत जी, मोदी जी हर जगह नहीं जा सकते। और 20 साल जब आप मुख्यमंत्री रहते हो, या पौने 19 साल जब आप मुख्यमंत्री रहते हो, कोई स्वीकार करे या ना करे, आपका एक काडर बनता है, आपके समर्थकों की एक भीड़ बनती है। जब आपको लगता है हेमंत जी that they will work at cross purposes? ऐसा हो सकता है? क्योंकि मुझे याद है स्मिता मिश्रा जी यहाँ पर आई थी, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने एक चीज ये बोली थी कि बीजेपी में बदलाव हो या ना हो, बवाल नहीं होगा, इस चीज की तो गारंटी मैं आज लिए देती। तो वो बवाल अभी तो आज नहीं दिखा है, लेकिन आपको लगता है कि ये मोदी एक गारंटी दे सकते हैं? जब मोदी की गारंटी होती है ना, तो क्या मोदी की गारंटी ये हो सकती है कि वो बवाल नहीं होगा? नहीं, निश्चित तौर पर। देखिए, स्मिता मेरी पुरानी साथी है, दैनिक भास्कर में हम दोनों इकट्ठे थे, और उनको बहुत गहरी पकड़ है और वो भाजपा को बहुत बारीकी से कवर करती है। एक चीज मान के चलिएगा, बवाल जब तक मोदी सत्ता में है तब तक कभी नहीं दिखेगा, लेकिन सत्ता की परीक्षा लड़ने जा रहे हैं आप, नेवर फॉरगेट इट। आप सत्ता में आज हैं, और सत्ता की लड़ाई अगर 2004 में आपको याद हो, अटल जी तो 7वें घोड़े पे थे, कोई कारण नहीं था उनके चुनाव हार जाने का, आपको याद होगा वो फील गुड फैक्टर, तीनों स्टेट्स जीत के गए थे, सारी बातें थी, सारी परिस्थितियां सेम थी संकेत जी, बिल्कुल मत भूलिए। 2003 में सारी परिस्थितियां सेम थी, और क्या था, इंडिया शाइनिंग। लेकिन उस टाइम पर के जो हालात, और उस टाइम भी कोई नेता नहीं था, अटल जी के सामने कोई नेता नहीं था, जिसको आप कहते हो ना कि अटल के बाद कौन, सामने कौन। आज मोदी जी के सामने कोई नहीं। लेकिन इस बार एक परिस्थिति और बन रही है इंडिया गठबंधन की। जब तक मोदी जी सत्ता में है, अमित शाह वहां साथ है, कोई चू नहीं करेगा पब्लिकली। लेकिन जो आज बिटवीन दी लाइन्स अगर आप देखना चाहे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, जो आज भाषा प्रयोग की है शिवराज सिंह चौहान ने, ये वो इंडिकेटर है। उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, उसके मायने हैं, वो तेवर है। और उन्होंने एक बात और कही, वो जो लाडली बहना वहां पे आई थी, हम जर्नलिस्टों का काम केवल, हम स्टेनोटाइपिस्ट नहीं कि आपने डिक्टेशन दी और मैंने ले ली, वी आर हेयर टू रीड बिटवीन द लाइन्स। करेक्ट, वो ठीक हो गलत हो, वो टाइम विल टेल। जो उनकी आज भाषा थी, जो उसकी पिच थी, मैं मरना पसंद करूंगा, अपने लिए नहीं मांगूंगा, इट मीन्स अ लॉट। और जब उन्होंने ये कहा उन लाडली बहनों को, रो क्यों रही हो, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, दैट इज ऑल्सो इन ए वे ए मैसेज। जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे। देखिए, ओपन बगावत कभी नहीं होगी सत्ता के खिलाफ, और मोदी जैसी सत्ता के खिलाफ, विच इज ऑल पावरफुल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो अंदर का जो ये है ना, सामने अगर मैं आपके सामने आके लड़ता हूं, तो आपको ये पता है कि मेरे पास वेपन क्या है, मेरी गुंजाइश क्या है, मेरी सेहत क्या है। इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा था, इसीलिए मैं अत्री जी, और क्योंकि अब वक्त बहुत ज्यादा हो चला है, तो एक आखिरी सवाल पर खत्म करते हैं। आपको लगता है कि 2024 यानी कि और 3 महीने में ये दो नेता, खासतौर से शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, भारतीय जनता पार्टी में अपने अपने राज्यों में दे विल वर्क एट क्रॉस पर्पसेस? मतलब केंद्र से मोदी कुछ और चाहेंगे, और ये नीचे से या उस राज्य में उस तरीके से मेहनत नहीं करेंगे, या उस तरीके से कमिटेड नहीं होंगे जैसे कि इस चुनाव में थे, या फिर मोदी इस बात को भांप करके उनको इनके राज्यों में सक्रिय होने ही ना दें? और आपको लगता है कि उससे फर्क पड़ेगा? देखिए संकेत जी, लोकसभा चुनाव के अंदर मोदी जी जो मान के चल रहे हैं, उससे पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, आप अगर 1 मिनट दें। राजस्थान के अंदर बीजेपी ने सर्वे करवाया, और बीजेपी ट्रेडिशनली क्या रिकॉर्ड है अब तक का 2000 से ऑनवर्ड्स, जब भी बीजेपी जीतती है 130 सीटों से ऊपर जीतती है। भैरव सिंह शेखावत जी का टाइम हो चाहे वसुंधरा जी का टाइम, आपको याद होगा डेटा, उन्होंने सर्वे कराया, और उसमें सर्वे में 2 स्पेसिफिक पॉइंट रखे कि क्या वसुंधरा को साथ लेके चलने में कितनी सीट आएंगी, और माइनस वसुंधरा कितनी आएंगी। सर्वे आया कि अगर वसुंधरा को लूप में लेके चलोगे तो 130 टू 140, अदरवाइज 150, एग्जैक्ट 115 सीट आई। समझे आप बात को? सेम वाज द केस इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वे ये नहीं बता पाया कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं, दे रिमेन न्यूट्रल। उसके बाद लहर थी जिसको कोई भी नहीं पकड़ पाया, हम भी नहीं पकड़ पाए, एग्जिट पोल भी नहीं पकड़ पाया, ओपिनियन पोल भी नहीं पकड़ पाया। अब जो सवाल है वो ये है कि मोदी जी के स्टेक्स बहुत मेजर हैं संकेत जी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन 3 स्टेट्स के अंदर 62 में से 59 सीट है मोदी जी के पास। टू विन, टू गेन ही हैज ओनली 3, टू लूज ही हैज 59, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और देखिए, राम मंदिर की लहर चलेगी, पूरा उत्सव नुमा माहौल होगा, मोदी जी होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन जो लोकल लेवल पे मोबिलाइजेशन होगी, और जब अब तक, चूंकि अब तो आपने सीएम बनाए हैं, अभी तो कैबिनेट भी बनेगा, आपको जानकर हैरानी होगी, राजस्थान में जो 1 सीएम और जो 2 डिप्टी सीएम बने हैं, तीनों जयपुर डिवीजन से हैं। राजस्थान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स। और आपने सब कुछ जयपुर का बना दिया।
सब कुछ जयपुर डिवीजन के अंदर संकेत को कर दिया। क्षेत्रीय मुद्दे भी होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं संकेत जी। देखिए, मोदी जी की लहर आज की तारीख में दिखती है अपेरेंटली, यही लहर अटल जी की भी थी। मैं केवल एक बात को क्वेश्चन करता हूं, जो हमारे बहुत सारे हम जैसे जो अति उत्साहित साथी हैं वो कई बार बात कहते हैं नॉर्थ साउथ ये वो। मैं फिर आपको एक कह रहा हूं, ना तो नॉर्थ बीजेपी को आ गया है और ना साउथ बीजेपी से चला गया है। दे ऑल आर स्टैंडिंग ऑन ए सॉलिड प्लेटफॉर्म। अगर आप कर्नाटक को भी देखें, बीजेपी की सीट पे ऐसे टाई है, लेकिन वोट शेयर 40% है, डोंट फॉरगेट इट। तो बीजेपी वहां कुछ भी करने में सक्षम है। और अगर इन दोनों स्टेट्स के अंदर, बाकी आप छत्तीसगढ़ को तो छोड़ ही दीजिए, इन दोनों स्टेट्स के अंदर अगर ये दोनों लीडर जो है, मोदी जी देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बहुत बड़े नेता है, लेकिन अगर ये दोनों नेता खुल के नहीं आएंगे, जो स्मिता जी को आपने रेफरेंस दिया, लेकिन अंदर खाने की जो घात होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है बनस्पत के आमने सामने आकर लड़ने की। अब समस्या ये सवाल ये आएगा कि किस दिशा में चीजें बढ़ती हैं, वेदर दे आर एबल टू टेक देम ऑन बोर्ड, बोथ ऑफ देम। शिवराज चौहान को थपकी भी तो दे सकते हैं ना बुला के कि आपको उपराष्ट्रपति बनाएंगे, या वसुंधरा जी को कुछ और कर सकते हैं। अगर वो नहीं किया गया तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि बीजेपी के अंदर ये फाइटिंग सरफेस पे नहीं आएगी, लेकिन अंदर खाने, लेकिन अंदर अंदर चलती रहेगी। बिल्कुल, इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है जो कि गोविंद कुमार जी ने पूछा है कि क्या इसका लोकसभा पर कोई असर होगा। मेरा मानना है कि बीजेपी को भारी नुकसान होगा। संक्षिप्त में 10 सेकंड में अगर आप अपना जवाब दे दें कि आपको लगता है ये होगा या नहीं होगा। देखिए, मैं और आप ज्योतिषी नहीं है, लेकिन जो ये परिस्थितियां बनी हैं ये बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं होंगी बीजेपी के लिए, क्योंकि उनके लिए खोने को बहुत कुछ है और पाने के लिए बहुत थोड़ा है। केवल 3 सीट है जो आज के संकेत है, जो आज की जो लोकसभा की कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी टाइम विल टेल, और जो हमारे साथी सवाल पूछ रहे हैं वही लोगों ने तय करना। मैं आप तो विश्लेषण के लिए बैठे। आपका विश्लेषण बहुत पसंद भी आया है दर्शकों को, यहाँ पर तमाम लोगों ने लिखा, मैंने वो स्क्रीन पर चलाया भी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत अत्री जी। और अब से थोड़ी देर पहले जो विनोद अग्निहोत्री जी आए थे, ये समझना जरूरी है कि क्या ये जो कदम उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने, और कभी कभार ये सोचने को मिलता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो ऐसी कदम उठा लेता है, सबको गेस करते रहे। यहाँ बाबा बालकनाथ तो दुनिया जहां की बातें हो रही थी, बन देखे कौन गया। तो क्या ये फैसला पहले से लिया जाता है या ये फैसला एकदम लास्ट मिनट पे चिट निकाल के होता है कि चलो ताकि कोई भी गेस ना कर पाए, एक फैसला ले लिया जाए। ये जो फैसले लिए हैं इससे 2024 में क्या होगा इस पार्टी के लिए, हम देखेंगे, हम बहस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेड माइक में इस वक्त इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए